हेलो दोस्तों, तो आप सभी का एरो एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं ESIC के सिलेबस की फुल डिटेल। मेन प्रॉब्लम ये है कि यूट्यूब पर ना तो इसके सिलेबस के बारे में डिटेल में जानकारी है, ना ही ESIC ने डिटेल में जानकारी दी है कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। तो हम जो इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं वो अदर पॉइंट है, तो उनको पहले ध्यान से सुन लीजिए कि हम किस किस पर चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, पहले तो हम ESIC के प्रीलिम्स के सिलेबस की बात करेंगे, फिर मेंस की करेंगे। सिलेबस तो आपको आसानी से मिल जाएगा, लेकिन कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का उसमें आने वाला है ये आसानी से आपको नहीं मिलेगा। तो हम इसमें बात करने वाले हैं ESIC के टॉपिक वाइज डिटेल एक्सप्लेन विद मार्क्स, यानी कि ESIC में जो टॉपिक आते हैं उनमें से कौन सा टॉपिक ज़्यादा आता है, कौन सा कम आता है और कौन सा कितने मार्क्स का आता है, ये हमको जानकारी इस वीडियो में लेनी है। क्लियर? और बल्कि ये भी जानेंगे कि प्री का सिलेबस क्या है और मेंस का क्या है। उसके बाद में जो हम चर्चा करेंगे कि एग्ज़ाम का लेवल क्या है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, ठीक है। उसके बाद में प्रीवियस ईयर के जो पेपर है उसका डिटेल में एक्सप्लेन मैं आपको करूंगा, ठीक है। फिर आपको बताएंगे कि आपको जो ESIC की जो क्लासेस है वो फ्री में अगर आपको ज्वाइन करनी है तो वो आपको कैसे मिलेंगी। इसके बाद में जो बात करने वाले हैं वो है कट ऑफ के बारे में कि ESIC के एग्ज़ाम की कट ऑफ क्या जाती है, उसके बाद में एग्ज़ाम डेट के बारे में। तो ये सारी हम चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आपको लगता है कि ये सारी जानकारी आपको चाहिए तो आप वीडियो को तुरंत अभी के अभी आप लाइक कर दीजिए, ठीक है। या फिर जैसे कि अगर आपको लगता है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद में कर देना। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर ESIC UDC या फिर ESIC MTS के एग्ज़ाम के बारे में। तो देखो, दोनों के एग्ज़ाम का मैं साथ में लेकर चलता हूँ, आपको दोनों का पैटर्न भी आपको समझा दूंगा कि कैसे होता है। तो देखो, दोनों में पहले होगा प्रीलिम्स में सबसे पहले आपको आने वाली है वो है रीजनिंग, सेकंड पर आपको आने वाली है जनरल अवेयरनेस, फिर आपको आने वाला है एप्टीट्यूड यानी कि मैथ, और फिर आपको आने वाली है इंग्लिश। प्रत्येक के 25 और 25 क्वेश्चंस होने वाले। इस तरीके से क्वेश्चंस बन गए कितने 100, बट जो मार्क्स होंगे वो डबल यानी कि 50-50-50 मिलेगा, यानी कि 1 घंटे में करना है। अब देखो, सुनने में तो ये ऐसा लगता है कि ये एक्चुअल में SSC का पैटर्न है, बल्कि ये SSC का पैटर्न नहीं है। ये जो पैटर्न है ये किसका है? बैंक का है। ये ध्यान में रखना, क्योंकि जो SSC देता है ना वो इसी तरीके से पैटर्न देता है। बैंक क्या करता है? इंडिविजुअली टाइम देता है, लेकिन बैंक नहीं, SSC नहीं देता। इसमें भी इंडिविजुअली टाइमिंग तो नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चंस का टाइप है वो बैंकिंग के अकॉर्डिंग है, ना कि SSC के अकॉर्डिंग। ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, यहीं पर सीधा सीधा चल रहा है कि 200 का जब पेपर है तो इसकी कट ऑफ क्या जाती है। तो देखो, प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग मैं बताऊं तो 160 से लेकर 165 है प्रीवियस ईयर की कट ऑफ, ठीक है। अब ये प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ है 160 से 165, ये UDC और MTS दोनों के अकॉर्डिंग ही रही है, दोनों के लिए ही रही है ना। लेकिन मेरा जो आज का मेन फोकस रहेगा वो UDC के लिए रहेगा, तो मैं मेन आपको UDC का बताने वाला हूँ, ठीक है। इतनी तो रही है। तो ये तो पिछले साल की है, लेकिन हर स्टेट की अलग अलग कट ऑफ आती है। तो ये जो कट ऑफ है ये हाईएस्ट वाली है जो राजस्थान, दिल्ली, इन स्टेट के लिए रहती है। अदर स्टेट में थोड़ी सी कट ऑफ भी कम भी होती है। तो फॉर्म भरने से पहले एक बार अच्छे से आप देख लेना कि कौन सी स्टेट में कितनी कट ऑफ है और आप कहाँ से अप्लाई करना चाहते हो। ये तो आप जानते ही हो कि ESIC में 3800 प्लस वैकेंसी हैं, ठीक है। तो कौन सी स्टेट में कितनी है ये आपको गूगल पे आसानी से मिल जाएगा, और ESIC की आप वेबसाइट पे जाओगे वहाँ पे भी आपको आसानी से सारी डिटेल मिल जाएगी। इस वीडियो का मेन मुद्दा कौन सा है कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं ये हमको जानना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आता है ESIC के UDC में हमें कौन से का देखना है? मेंस का एग्जाम देखना है। तो देखो, मेंस में क्या करना है वो समझो। रीजनिंग 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, मैथ में 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, यानी कि कितने हो गए? रीजनिंग में भी सेम है और इंग्लिश में भी सेम है, सब ऐसे ही दे दिया। तो कितने हैं? 200 हो गए और 200 क्वेश्चन हो गए, लेकिन टाइमिंग डबल हो गई। देखो, पहले प्री में 100 क्वेश्चन थे, अब इस बार कितने हो गए? 200। टाइमिंग भी डबल कर दी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम का लेवल इंक्रीज होगा। प्री के जैसा लेवल इसका बिल्कुल भी नहीं है। तो
तो वो लेवल कहाँ तक जाएगा वो मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताऊँ। तो ESIC का जो लेवल जाने वाला है वो कितना जाएगा वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में आपको बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये समझ में आपको आ गया। इसके बाद में चलते हैं आगे। अब देखना यहाँ पर ESIC का जो UDC का एग्ज़ाम है उसमें तो स्किल टेस्ट होता है, लेकिन MTS की बात करें उसमें स्किल टेस्ट नहीं होता है। तो स्किल टेस्ट कितने मार्क्स का होता है? 50 मार्क्स का, और कितने मिनट का टाइमिंग मिलता है आपको? 30 मिनट। अब स्किल टेस्ट में क्या होता है वो भी तो जानना जरूरी है ना। तो ESIC UDC के स्किल टेस्ट के बारे में क्या है कि आपको पावर पॉइंट, MS वर्ड और MS एक्सेल, इन तीन के बारे में आपको जानकारी पूछी जा सकती है। टाइपिंग करवाई जा सकती है आपको थोड़ी बहुत, ठीक है। टाइपिंग में आपको स्पीड का रख सकता है कि इतनी टाइपिंग है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये पहले से फिक्स है कि टाइपिंग ही करवाएगा। कुछ भी MS वर्ड में आपको कुछ भी अलग भी करवा सकता है, जैसे कि कुछ पैराग्राफ दे देगा, वो बोलेगा कि इसका बैकग्राउंड है वो ब्लैक कर दीजिए, इसका फॉन्ट है वो इंक्रीज कर दो या डिस्क्रीज कर दो। जैसे कि उनमें देगा 11 वाला दे देगा, 11 नंबर पे है, और उसको 36 वाला चेंज में कर दीजिए, उसका कलर चेंज कर दीजिए। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस यहाँ पर पूछ सकते हैं। पावर पॉइंट में स्लाइड वगैरह बनवा सकता है, स्लाइड में एनिमेशन वगैरह करवा सकता है। ये सारे टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, वो भी किस में? स्किल टेस्ट में। कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप 5 से 10 दिन तैयारी करोगे स्किल टेस्ट की, बेस्ट कर लोगे, बहुत ईजी आता है, ठीक है। स्किल टेस्ट में प्रॉब्लम नहीं है। अब बात आती है कि ESIC UDC और MTS की एग्ज़ाम डेट। तो एग्ज़ाम डेट दोनों की लगभग साथ ही है। तो एग्ज़ाम डेट क्या है कि 19 से लेकर 26 मार्च तक है प्रीलिम्स का एग्ज़ाम। ये UDC और MTS दोनों के लिए है। तो 19 तारीख से आपके मार्च में स्टार्ट हो जाएंगे ये एग्ज़ाम और 26 तक चलेंगे, ठीक है। कुछ शिफ्ट किसकी रहेंगी, जैसे कि स्टार्टिंग में UDC का हो जाएगा, उसके बाद में MTS हो जाएगा, या पहले MTS बाद में UDC, कुछ शिफ्ट में ऐसे चलेगा। और जो मेंस एग्जाम की बात करें तो वो 30 अप्रैल को होगा। मॉर्निंग की शिफ्ट में जैसे UDC हो गया तो इवनिंग की शिफ्ट में क्या है MTS का हो जाएगा, लेकिन सेम डे रहेगा 30 अप्रैल, ठीक है। अब पॉइंट देखो कितना जल्दी करवा रहा है ना। 1 महीने का भी टाइम लिया है, सिर्फ 26 से देखो 30 तक, मतलब सिर्फ 1 महीने का टाइम है कि यानी कि 1 महीने के अंदर ये क्या करवाने वाले हैं कि रिजल्ट भी दे देंगे और मेंस का एडमिट कार्ड भी आपके हाथ में दे देंगे साथ के साथ, और मेंस का एग्ज़ाम भी करवा लेंगे। अब देखिए मेन बात है कि आज जो डेट है वो कितनी हो चुकी है। तो ये जो वीडियो की डेट है तो आप जानते हो 26 जनवरी को मैंने ये वीडियो बनाई है, ठीक है। हो सकता है आपको जल्दी मिल रही हो या लेट मिल रही हो, तो 26 जनवरी को मैंने वीडियो बनाई है। अब यहाँ से 19 मार्च या फिर 26 मार्च तक समझ लो तो 2 महीने हैं। अब 2 महीने में 19 को ही आप एग्ज़ाम स्टार्ट मानोगे तो कुछ दिन तो ये भी कम हो गए, यानी कि टोटल डे की बात करें तो लगभग 50 डेज़ के आसपास में आपको आने वाले हैं, क्योंकि फरवरी भी तो छोटा सा होने वाला है, ठीक है। तो लगभग 50 डेज़ के आसपास आने वाले हैं। तो आपको ये भी सोचना है कि 50 डेज़ में तैयारी कैसे करें। तो वो सारे पॉइंट भी मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूंगा कि तैयारी कैसे करनी है कि 50 दिन में आपका सिलेक्शन हो सके, ठीक है। अब मेहनत आपको करनी है, पैटर्न आपको मैं बता दूंगा कि कौन से टॉपिक से कैसे आते हैं। तो चलिए एक एक करके सिलेबस का डिस्कस करते हैं कि कौन से सिलेबस से कैसे क्वेश्चन आपको आते हैं। तो देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस में एक्चुअल में होता क्या है कि जो करंट अफेयर्स है वो लगभग कितने परसेंट आती है? 50%। कुछ स्टूडेंट इसको ज़्यादा भी बोलते हैं या कुछ टीचर भी इसको ज़्यादा बोलते हैं, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि ऐसा क्यों है। बैंकिंग अवेयरनेस और इकोनॉमिक्स से मिलाकर 20% का रहता है और स्टैटिक जीके का रहता है 30%। अगर आप ESIC के अलावा अगर बैंकिंग की भी तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग की जैसे कि RRBI, IBPS, SBI, तो भी जनरल अवेयरनेस का जो मेंस में पार्ट रहता है वो इसी तरीके से डिवाइड होता है, ठीक है। अब क्या करना है, स्टैटिक जीके तो अनलिमिटेड है, आपको पता है। बैंकिंग अवेयरनेस है, इकोनॉमिक्स है, ये तो बहुत सारा पार्ट है ना। तो बात आती है कि सर कितना पढ़ें, तो मैं वहाँ पर भी आपको क्लियर कर देता हूँ। तो सुनिए, स्टैटिक जीके के मैं आपको 20 से 25 टॉपिक बताता हूँ। वो 20 से 25 टॉपिक पढ़ लीजिए, उनसे आउट नहीं जाएगा। हाँ, बाई चांस एक क्वेश्चन चला गया या मैक्सिमम 2 क्वेश्चन चले गए तो बात अलग है, बाकी के सब उन्हीं टॉपिकों से अंदर से आएंगे, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर के बैंकिंग और इंश्योरेंस के एग्जाम को पैटर्न को एनालिसिस करने के बाद में डिसाइड किए गए हैं टॉपिक, ठीक है। तो मैं अभी आपको टॉपिक वो बताता हूँ। तो जनरल अवेयरनेस के कौन कौन से टॉपिकों से क्वेश्चन आते हैं वो हम देखेंगे। इसके बाद में बात आती है कि बैंकिंग अवेयरनेस और इकोनॉमिक्स के टॉपिक। तो देखो रिलेटेड टू करंट, यानी कि जो बैंकिंग की न्यूज़ करंट से रिलेटेड हैं सिर्फ वही क्वेश्चन इसमें आते हैं।
या फिर उसकी बैंकिंग की हिस्ट्री आती है। जैसे हिस्ट्री का आरबीआई एक्ट कब आया, आरबीआई कब बना, एसबीआई है उसका नाम इंपीरियल से कब चेंज हुआ था, ठीक है, इंपीरियल बैंक कौन से वाले बैंक से बना था, कौन से सन में बना था, ये हिस्ट्री है। फिर आ जाती है कुछ फुल फॉर्म आ जाती हैं, फुल फॉर्म आ जाती हैं कि फुल फॉर्म बताओ, आपको जैसे कि दे देगा CPP, इसकी फुल फॉर्म में बताना है कि C का मतलब क्या है, P का मतलब क्या है, P का क्या है, फर्स्ट P का क्या है, सेकंड P का क्या है, ऐसे कुछ वर्ड्स आ जाते हैं। जैसे कि आपको रेपो रेट आ गया, रिवर्स रेपो रेट आ गया कि ये क्या है, इनके बारे में बताना होता है। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं आता है इसमें, पॉइंट समझ में आ गया। इसके बाद में करंट का, अब करंट GK भी तो बहुत होती है ना। अब आप IAS की तैयारी कर रहे हो तो अनलिमिटेड करंट ही करंट आने वाली है, तो उतनी करंट थोड़ी ना इसमें पढ़नी है, तो इसका भी तो एक लिमिट होती है। तो लिमिटेड टॉपिक पढ़ने हैं, तो वो टॉपिक भी कौन से हैं वो भी मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं जनरल अवेयरनेस में तो स्टैटिक GK के इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से होते हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो स्टैटिक GK का टॉपिक आता है जैसे कि फर्स्ट, तो देखो पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अभी मैं इसको कलरफुल कर दूंगा पेन चला चला कर, तो आपको फिर क्लियरली शायद समझ में नहीं आए कि क्या लिख रहा है। तो पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपके ये काम आएंगे, ठीक है। चलो ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखिए क्या करना है। जैसे मैंने फर्स्ट टॉपिक का नाम लिखा कंट्री, कैपिटल और करेंसी। मैं थोड़े से टॉपिकों को समझा देता हूँ, बाकी का आप देखोगे खुद समझ जाओगे। तो जैसे कंट्री, तो जैसे कोई देश है, उसकी कैपिटल यानी राजधानी कौन सी है, उसकी करेंसी कौन सी है, ये आपको याद करना है। अब बात आती है कि सर देश तो 200 प्लस हैं, ऐसे कब तक हम याद करेंगे। तो भाई सारे देश आपको याद नहीं करने हैं, आपको कौन कौन सी कंट्री याद करनी है उस पॉइंट को सुनिए। आपको केवल वो कंट्री याद करनी है जो या तो फेमस है, या फिर वो याद करनी है जो कहीं ना कहीं न्यूज में इन्वॉल्व है। न्यूज़ तो आप पढ़ते होगे क्योंकि आपको करंट GK जैसी पढ़नी है डेली बेस पे, तो जैसी डेली बेस पे पढ़ोगे तो अगर किसी भी कंट्री का नाम आता है वहीं पर कंट्री का आप नोट्स बना लो, एक है ना, नोट्स बना लीजिए। तो ये टॉपिक वाइज नोट्स बना, तो हेडिंग डली होगी जैसे कि स्टार्टिंग के पेज पे कंट्री प्लस कैपिटल प्लस करेंसी। तो जैसे ही आप न्यूज़ पढ़ रहे हो उसमें किसी कंट्री का नाम आ जाए तो तुरंत ये वाला नोट्स ओपन करके साइड में रखना है। करंट कंट्री लिखिए, उसकी कैपिटल सर्च कीजिए गूगल पे और उसकी करेंसी सर्च कीजिए और नोट कर लीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। सेकंड आता है डे और थीम। पिछले 3 महीने में, 3 के तो 100% करने हैं, अगर आपके पास में टाइम है तो 6 महीने तक जाइए। 6 महीने तक के डे और उनकी थीम, यानी कि जैसे कि आज है 26 जनवरी है, 26 जनवरी को कौन सा डे होता है, तो हम जानते हैं रिपब्लिक डे है। तो आपको वो याद करना है कि कौन सा वो डे होता है, क्या डेट होती है और उसकी थीम क्या है। ये पिछले 6 महीने के आपको याद करने हैं। 6 महीने के अगर आपको याद नहीं होते हैं तो एग्जाम से, जैसे आप एग्जाम देने जा रहे हो ना, तो 6 महीने के हैं, आपने मानो याद कर लिए, लेकिन ये है कि रिवीजन करना है, तो 6 महीने के रिवीजन का टाइम नहीं है, तो 3 महीने का तो करके जाइए। कौन से 3? एग्जाम से पहले के 3, ठीक है, वो आपको करने हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी हैं, जैसे कि WHO है, सबसे ज़्यादा फेमस इस टाइम पर वही हो रखी है। आप जानते हो कोविड की वजह से सबसे ज़्यादा न्यूज़ में रहती है, तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इस तरीके से, ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया। इंडिया की तरफ से उसमें कौन है, इस तरीके से आपको वो उसमें सारी डिटेल देखनी है। यानी कि जैसे WHO है तो कौन से तो देश में है, कौन सी सिटी में उसका हेडक्वार्टर है, इंडिया की तरफ से वहाँ पर कौन है और किस पद पर है, ये भी आपको देखना होता है। इतना इंडिया की तरफ से पद नहीं देखना है, व्यक्ति का नाम नहीं देखना है, तो ये थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं। तो कम से कम नहीं तो उसके ऑर्गेनाइजेशन का कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा। नेशनल थर्मल और न्यूक्लियर प्लांट, अब इंडिया में देखने हैं, बाहर के नहीं देखने हैं कि थर्मल प्लांट भी है, न्यूक्लियर प्लांट है, तो वो कौन सा प्लांट कहाँ पर है, ये आपको देखने हैं। डैम है, रिवर है। अब बाकी का आप ये टॉपिकों को देख सकते हो, समझ गए होंगे कि इसमें क्या करना है। अब जैसे कि ये 10 नंबर का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो देखना बैंक है, बैंक के MD, हेडक्वार्टर और टैगलाइन। तो देखो कोई भी बैंक होता है ना, उसकी एक टैगलाइन जरूर होगी। अब कहेंगे सर ये तो बैंकिंग अवेयरनेस का, बिल्कुल बैंकिंग अवेयरनेस, लेकिन ये स्टैटिक GK में भी तो है, क्योंकि बैंक अपनी टैगलाइन चेंज नहीं करती है, तो वो फिक्स हो गई। तो टैगलाइन उसका हेडक्वार्टर है, वो भी नॉर्मली चेंज नहीं करते हैं, कर सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है कि टैगलाइन चेंज नहीं करेंगे, हेडक्वार्टर नहीं करेंगे, कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर रहे हैं अभी तक, तो हम यही मानेंगे ना स्टैटिक GK का भी पार्ट है, आप किसी में भी पार्ट में समझ लो, ठीक है। और बैंक का MD, कौन सी बैंक का क्या MD है, एयरपोर्ट्स है, लिस्ट ऑफ लेक है, टेम्पल है, डांस। अब जैसे डांस है तो कौन सी स्टेट का डांस, कंट्री वाइज नहीं करने हैं आपको, स्टेट, जैसे इंडिया में इतनी सारी स्टेट हैं तो कौन सी स्टेट का कौन सा डांस फेमस है, एक एक 2-2 डांस करना। जैसे कि
पंजाब का है भंगड़ा हो गया, ठीक है, इस तरीके से। तो बाकी का कौन से का क्या करना है, तो 1 या 2 बस फेमस वाले, बाकी के नहीं करने हैं। जैसे कैबिनेट मिनिस्टर आपको याद करने हैं। अब कैबिनेट मिनिस्टर है, अब कैबिनेट मिनिस्टर और उसका क्या आपको अनुच्छेद वगैरह भी याद करने हैं कि वो कौन से अनुच्छेद के अकॉर्डिंग कौन से लिया गया है मिनिस्टर को, या कौन सा अनुच्छेद वगैरह लगता है। इतना आपको नहीं करना है, तो कम से कम नहीं तो कैबिनेट मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर उसका नाम, बस इतना सा आपको याद रखना है। और अब बात आती है सर कैबिनेट मिनिस्टर तो इतने सारे हैं, सबको कौन याद करे। अरे सबको मत याद कीजिए, वो वाले याद कर लो, कहीं ना कहीं न्यूज़ में आपने सुने। तो आप क्या किया करोगे, जैसे आपने न्यूज़ में किसी कैबिनेट मिनिस्टर का नाम सुना, ठीक है, तो तुरंत उसको अपने नोट्स में स्टैटिक जी के वाले में नोट कर लीजिए। नॉर्मल है, वहीं से क्वेश्चंस आपको आएगा। बाउंड्री लाइन्स, अब बाउंड्री लाइन्स क्या होती है, जैसे इंडिया और पाकिस्तान की बाउंड्री है, और बाउंड्री लाइन हो गई, पॉइंट समझ में आएंगे। इंडिया और नेपाल की है, इंडिया और चाइना की है, इंडिया बांग्लादेश की है, तो ये बाउंड्री लाइन्स, लेकिन इंडिया से रिलेटेड। और बाकी की जहाँ पर भी ज़्यादा जैसे विवाद बने हुए हैं, है ना, इस टाइम पे कौन कौन से देश हैं जो आपस में लड़ रहे हैं, अब वो मानो देश लड़ रहे हैं ना, तो उनके बीच में कोई बाउंड्री लाइन होगी, तो उस बाउंड्री लाइन को आप याद कर लीजिए। बस ये बाउंड्री लाइन्स आपको याद करनी होती है। ऐसे नहीं है कि पूरे वर्ल्ड की आप बाउंड्री लाइन्स याद करने बैठ गए, ऐसे नहीं आता है क्वेश्चन, ठीक है। लॉन्गेस्ट, हाईएस्ट और लार्जेस्ट, यानी कि कौन सी जो चीज़ है, जैसे कि रिवर है, सबसे लॉन्ग कौन सी रिवर है ना, कोई ब्रिज है तो सबसे हाईएस्ट कौन सा ब्रिज है, इस तरीके से क्वेश्चन, यानी कि सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, ठीक है, सबसे लंबा, ऐसे कौन सा है, ये आपको पूछा जाता है। स्पोर्ट्स और ट्रॉफी, अब जैसे कि कुछ टाइम पहले है ओलंपिक गेम्स हुए, तो उसमें कितने स्वर्ण इंडिया ने जीते थे और किस किस को मिले थे, फिर उनको कितनी राशि इनाम में मिली गई, तो ये नॉर्मली आपको याद करना है, ठीक है। किसी को 1 करोड़ मिले थे, तो किसी को 2 करोड़ मिले थे, किसी को 3 करोड़ मिले थे, ठीक है, कुछ को लाखों में मिले थे, जैसे 75 लाख 50 लाख, तो किसको कैसे मिले थे वो आपको याद करने हैं, है ना, स्टेट के अकॉर्डिंग और सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, तो आप दोनों के अकॉर्डिंग उनको याद कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद में याद आता है अवार्ड्स वगैरह दिए जाते हैं, म्यूजियम में प्लेस है, जॉइंट डिफेंस एक्सरसाइज, ये आपको जरूर याद करना है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये वाला, इसमें से 100% क्वेश्चन आता है, यानी कि 2 देश क्या करते हैं, आपस में युद्ध अभ्यास वगैरह करते रहते हैं। अब युद्ध अभ्यास वगैरह करते हैं तो वो कौन सी जगह तो होने वाला है, किस किस देश में होने वाला है, और उस युद्ध अभ्यास का नाम क्या है। ये क्वेश्चन ऐसा है जो 100% एग्जाम में पूछा ही जाता है, बैंकिंग के में, जनरल अवेयरनेस की जहाँ पर बात आती है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि स्टैटिक जीके में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से, सिर्फ इनको पढ़ लीजिए, इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। बाई चांस 1 या मैक्सिमम 2 जा सकते हैं, बस मैं इतना कहूँगा, बाकी का कोई क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला है। चलिए इसके बाद में बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स भी ऐसे नहीं है ना कि सारी करंट अफेयर्स रट डाली, भाई ऐसे नहीं करना है, ना बैंकिंग अवेयरनेस। इनमें जो 100% आते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले इंडेक्स, 100% क्वेश्चंस आने वाला है। अब बात करते हैं सर इंडेक्स क्या होता है। तो देखो कोई भी संस्थान होती है तो वो एक इंडेक्स जारी करती है, रैंक जारी करती है देशों की, जैसे WHO है तो वो जारी करेगी, किसी बीमारी से संबंधित करेगी, कि जैसे कि मलेरिया है तो मलेरिया के मैटर में, या फिर कोरोना के मैटर में, या किसी भी बीमारी को, डेंगू के मैटर में सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे कौन है, यानी कि फर्स्ट रैंक कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है, इंडिया कहाँ पर है। तो कोई भी रैंक आती है, तो मैं ज़रूरी नहीं है कि कोविड की वजह से मैं बोलूँ, बहुत सारी होती है, भुखमरी के अकॉर्डिंग भी आती हैं, कुछ हैप्पीएस्ट वाली आती हैं कि सबसे बढ़िया हैप्पी देश कौन सा है, ठीक है। ये सारे इंडेक्स बनते हैं इन पे, तो उनमें आपको कौन कौन सी याद करनी है। एक तो फर्स्ट पोजीशन का याद कर लीजिए, सेकंड पोजीशन याद कर लीजिए, थर्ड पोजीशन याद कर लीजिए, और इंडिया को याद कर लीजिए, ठीक है। इंडिया का बस इतने ही पूछे जाते हैं, या तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, या फिर ये पूछा जाएगा कि इंडिया की रैंक कौन सी है, बस, ठीक है। अपॉइंटमेंट हुए हैं, रिजाइन हुए हैं, मतलब कोई अपॉइंटमेंट ऐसी नहीं है ना कि किसी की जॉब लग गई पड़ोसी की, या पड़ोसी ने रिजाइन दे दिया, वो नहीं। कोई ऊंचे पद पर, जैसे कि इंडियन आर्मी है तो उसमें कोई पद है बढ़िया अच्छा वाला ऊंचा पद है, तो उसमें किसी का अपॉइंटमेंट हुआ है, या किसी ने अभी रिजाइन दिया है, या किसी का प्रमोशन हुआ है, तो इस तरीके से वो आपको क्या करने हैं, याद करने हैं। या जैसे कि कोई बैंक है तो बैंक का कोई MD है, ठीक है, CEO है, उसमें किसी ने चेंज किया है कि कोई CEO है उसने रिजाइन दे दिया, उसकी जगह कोई और आ गया, तो ये आपको याद करने हैं। इसके बाद में आता है बुक और ऑथर। अब बुक और ऑथर कौन सी, जो करंट में अभी बुक बनी है या किसी ने लिखी है ना 6 महीने के अंदर अंदर, तो वो वाली बुक और
ऑथर। एमओयूज और एग्रीमेंट क्या होता है, ये दो देश होते हैं तो किसी भी चीज़ पर क्या एग्रीमेंट करते हैं कि हम आपको ये पैसे देंगे, हम आपको ये सारी चीज़ें देंगे, आप हमारे देश में ये सब कीजिए, है ना। तो जैसे कि इस टाइम पे श्रीलंका का चर्चा में है, श्रीलंका को पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, तो इंडिया उनको क्या दे रहे हैं, पैसे वगैरह दे रहे हैं, लोन्स दे रहे हैं, ठीक है। तो ये लोन वगैरह का, लेकिन लोन ऐसे नहीं, पर्सनल लोन के बारे में नहीं, किसी कंट्री को दिया गया लोन या फिर किसी स्टेट को दिया गया लोन, वो आपको देखना है। एंड अगला देखना है गवर्नमेंट स्कीम। और गवर्नमेंट स्कीम है तो सेंटर अलग अलग स्कीम बनाता है, स्टेट अलग अलग स्कीम बना देती है। तो जो फेमस स्कीम है ना वो आपको याद करनी है, ठीक है। स्कीम के बारे में कोई सबमिट होने वाला है कि कॉन्फ्रेंस होने वाली है, इनके बारे में। एक्विटेशन है और मर्जर है तो ये आपको जानना है। अवार्ड है, सुप्रीम कोर्ट में मतलब कोई जज वगैरह है, कोई नया आया है या कोई पुराना हटा है, ये वाले आपको जानने होते हैं। इसके बाद में हम सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस आता है हमारा मैथ इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैथ में कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं वो देखते हैं, लेकिन पहले मैं एक्चुअल में एग्जाम का आपको लेवल बता देता हूं, है ना। तो ESIC में अगर आप UDC का एग्जाम दे रहे हो, मेरा मेन एम यहाँ पर UDC है, ठीक है। तो UDC का दे रहे हो, तो अगर आप प्रीलिम्स देते हो तो जो प्रीलिम्स का जो लेवल है ना वो आपके बैंक में RRB क्लर्क के प्री के इक्वल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हो, मैंने यहाँ पर मेंशन आपको कर दिया है। तो देखना कि जो प्रीलिम्स है ना, प्रीलिम्स किसका, UDC का जो प्रीलिम्स है वो RRB क्लर्क प्रीलिम्स के इक्वल रहेगा, ये लेवल रहेगा। और UDC का जो मेंस का लेवल है वो IBPS PO प्रीलिम्स के लेवल तक का जाता है ना। इस तरीके से लेवल है। अब देखो RRB क्लर्क कितना कम लेवल का होता है और IBPS PO हाई लेवल हो गया ना, उसके अकॉर्डिंग कंपैरिजन कर रहा हूँ। ये नहीं करा कि ऐसा हाई है कि होगा ही नहीं, आराम से होता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कंपैरिजन में किया जाए तो हार्ड हो गया ना उससे, तो ये लेवल बढ़ता है, ठीक है। अब क्वेश्चनों की बारी आती है कि कौन से टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो देखो ये जो चार्ट बना है ना ये प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग बना है। प्रीलिम्स में आपको पता है मैथ के कितने क्वेश्चंस आते हैं, 25 है और प्रत्येक पार्ट में से 25 आते हैं। मेंस में क्या करना, इसका डबल कर लेना, इसका डबल पार्ट आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो लेवल बढ़ जाएगा, लेकिन ये भी पॉइंट ध्यान में रखना। तो DI के क्वेश्चन है मैथ के कितने आने वाले हैं, 5 क्वेश्चन आते हैं। सीरीज के कितने हैं, 5 है। सिंप्लीफिकेशन के कितने हैं, 5 है। टाइम एंड वर्क 1 से 2 क्वेश्चंस रहते हैं। प्रॉफिट लॉस है 1 क्वेश्चन, एज का 1 क्वेश्चन, मिक्सचर का 1, रेशियो का 1, स्पीड डिस्टेंस का 1 और बाकी के जो भी टॉपिक बच गए वो कितने 3। तो अगर जैसे आपके पास में टाइम कम है, कितने दिन है, 50 डेज है ना। अब 50 डेज में क्या है, इतना सब हो तो सकता नहीं है पूरा, तो कम से कम इन टॉपिकों की तो आप अच्छे से तैयारी कर ही सकते हो 50 डेज में। तो इसी से आप पूरा स्कोर खींच लोगे। अरे ये 3 क्वेश्चन ही तो जैसे रह गए अदर टॉपिकों से, जिनसे बहुत सारे टॉपिक पढ़ने पड़ रहे हैं, कम से कम इनको आप पढ़ लीजिए। इनको अगर आप कर लेते हो तो सीधा सा है कि आप एग्जाम को आराम से क्लियर कर ले जाओगे, ठीक है। तो इनको आपको करना है, टॉपिकों को, पॉइंट क्लियर है, ठीक है। तो मैथ का मैंने आपको बता दिया। चलिए इसके बाद में अगले सब्जेक्ट की बात करते हैं। तो अगले सब्जेक्ट है जैसे हमारे यहाँ पे है रीजनिंग। तो रीजनिंग में कौन से टॉपिक से कितने आते हैं, तो देखो पजल प्लस सिटिंग अरेंजमेंट से मिलाकर 10 क्वेश्चन, यानी कि एक सेट तो पजल का आ गया, एक सेट आ गया यानी कि 5 क्वेश्चन, और एक आ गया सिटिंग अरेंजमेंट का, उसके 5 हो गए, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन तो इसके हो गए। इनइक्वालिटी के कितने, 3, सिलॉक्स के कितने या 3, डायरेक्शन के कितने, 2 आ गए, ब्लड के 2 आ गए, ब्लड रिलेशन के, कोडिंग डिकोडिंग के 3 हो गए, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के 2 हो गए। ये इंटरचेंज भी हो सकते हैं, हो सकता है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के 5 पहुंच जाए प्री में, लेकिन मेंस में इतने ज़्यादा नहीं आएंगे। तो बन गई ये आपके क्वेश्चन। अगर आपको वही वाला पॉइंट है कि रीजनिंग में भी विशेष टाइम नहीं है तो आप इन टॉपिकों को पढ़ लो, इन टॉपिकों को कर लो, आपका हो जाएगा। अब बात आती है जैसे कि इंग्लिश की। इंग्लिश में तो देखो मैं सीधा सा बता देता हूँ कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है 8 आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। 8 आए थे, पैराजम्बल है 5 आ गए, एरर के 5 आ गए, बाकी के मिक्सर है जैसे कि वर्ड्स वेब वगैरह आ गए, ठीक है। वोकैब के आ गए क्वेश्चन। इस तरीके से आपको इंग्लिश के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं आपको पता लग गया। तो मुझे लगता है ये वीडियो आपके काफ़ी काम की रही होगी। चलिए आगे भी बढ़ते हैं। अब पॉइंट आता है कि आपको क्लासेस भी चाहिए। हाउ टू ज्वाइन ESIC फ्री क्लासेस। तो कैसे ज्वाइन करेंगे, पॉइंट को देखिए। अगर आपको जैसे क्लासेस ज्वाइन करनी है तो जैसे कि आज बात करते हैं 26 जनवरी है, ठीक है। मैं 28 जनवरी को 29, 30 और 31 इन 4 दिन में ESIC के मैथ का जो पेपर होगा
वो आपको सॉल्व करवाऊँगा, ठीक है। 4 दिन आप लाइव करना चाहें लाइव कर सकते हैं, लाइव होगा वो 10 PM पर इसी चैनल पर। तो अगर आपको जैसे क्लास लेनी है तो चैनल को क्या कर दीजिए, अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब कर दोगे और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। वीडियो को लाइक करोगे तो क्या होगा कि ज़्यादा लाइक आएंगी तो ज़्यादा स्टूडेंट को पता लगेगा, तो मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और कम से कम अगर आपको लग रहा है सपोर्ट करना है तो 5 स्टूडेंट को आप क्या करना, शेयर कर देना वीडियो को, ठीक है। आप जितना शेयर करोगे उतना वीडियो थोड़ी सी हाईलाइट में जाएगी, तो आपके लिए भी बेनिफिट है कि वीडियो कंटिन्यू हम रखेंगे और ये कोर्स भी क्या है कंटिन्यू हम करते जाएंगे, ठीक है। अब बात आती है कि सर 31 जनवरी के बाद में क्या आता है, 1 फरवरी। 1 फरवरी से कंटिन्यू सिर्फ बैच चलेगा, वो भी चलेगा किसका, मैथ का। किस एग्ज़ाम के लिए, ESIC। इसको आप बैंकिंग के लिए भी कह सकते हो, बैंक के लिए भी सीधा सा कर सकते हो। जैसे कि ESIC की आप तैयारी नहीं करना चाह रहे, बैंकिंग की करना चाह रहे, तो सेम सिलेबस है, बैंकिंग का भी आप कर सकते हो, ठीक है। वैसे तो मैंने जो टाइमिंग डिसाइड किया है वो 10 PM का किया है। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा लेट है या ज़्यादा जल्दी है तो आप मुझे कमेंट में बता देना कि आपको टाइमिंग कौन सा सूटेबल। जो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा वाला टाइम आएगा ना, उसके अकॉर्डिंग फिर एडजस्ट करने का हम ट्राई करेंगे। लेकिन अभी हमारा जो टाइमिंग रहेगा वो कितने बजे का रहेगा, लाइव का 10 बजे, ठीक है। आपको सूट ना करे तो आप मुझे बता देना, चेंज करने का हम ट्राई कर लेंगे। तो अभी तो हम मैथ की क्लासेस रखेंगे, उसके बाद में हम क्लासेस करेंगे वो किसकी है, रीजनिंग की। GA वाली जो क्लासेज है वो मैंने आपको बता दिए टॉपिक्स, तो आप उन्हें गूगल पे आराम से सर्च करोगे, कहीं भी सोर्स देखोगे, यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है, उनकी टॉपिक वाइज वीडियो, तो आप आराम से वहाँ से लेंगे। और इंग्लिश की भी आपको इसी तरीके से करनी है। मैं आपको यहाँ पर मैथ और रीजनिंग की तैयारी यहाँ पे वीडियो के माध्यम से करवा देंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं कि कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं है जो हमारी चर्चा करने से छूट गया हो। तो देखिए, सबसे पहले तो देख लेते हैं कि हमने किस किस पर चर्चा की थी। तो ESIC के सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो देखो, सिलेबस हमने देख लिया, प्री का देख लिया, मेंस का देख लिया, टॉपिक वाइज डिटेल एक्सप्लेन विद मार्क्स मैंने बता दी कौन सा किससे आता है। एग्जाम डेट आपको याद हो गई होगी, ठीक है, 19 मार्च को। कट ऑफ की बात कर लेते हैं। अभी कट ऑफ का हमने डिटेल में नहीं देखा है, तो सुनिए। कट ऑफ की प्री की जो कट ऑफ है वो आप मान के चलो 170 इस साल की मिनिमम रहने वाली है। आप 170 प्लस करने वाले हो, इस साल बढ़ेगी कट ऑफ। मेंस की कट ऑफ की बात करते हैं तो पिछले साल जो मेंस की कट ऑफ थी 120, लेकिन इस साल आप 130 प्लस मान के चलोगे, ठीक है। मेंस की जो कट ऑफ है वो 130 प्लस और प्री की जो कट ऑफ है वो 170 प्लस, क्योंकि प्री का एग्जाम सिंपल आएगा मैंने बता दिया, और मेंस का थोड़ा डिफिकल्ट आएगा, तो 130 प्लस ये इसकी कट ऑफ रहेगी, ठीक है। तो कट ऑफ के बारे में भी बात हो गई। प्रीवियस ईयर के पेपर का डिटेल एक्सप्लेन नहीं किया है क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो चुकी है, तो उसकी चर्चा जो है वो हम कल की वीडियो में करेंगे। क्लासेस का मैंने आपको बता दिया। अगर आपको वीडियो काम की लगी है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करना है, ठीक है। तो चलिए कल की क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद।